नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का इस कहानी में। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दीदी, आप मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। मेरा भी दर्जा इस घर में वही है जो आपका है। बेवजह आपको मुझे समझाने की और बीच में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इशिता ने एक तरीके से कामनी अपनी जेठानी को सुनाते हुए कहा, जो सबके बीच बैठकर उसके काम में मीन मेख निकाल रही थी। अचानक इशिता के मुंह से ये सब सुनकर कामनी चिढ़ गई और सबके सामने ही बोली, ये लो भाई, आजकल तो देवरानी को समझाने का जमाना ही नहीं है। बड़ों का बिल्कुल सम्मान नहीं करती। कोई इनकी कमियां बताए तो इन्हें ये सब टांग अड़ाना लगता है। भाभी, टांग अड़ाने में और समझाने में बहुत फर्क होता है। समझाते समय सबके बीच बैठकर बुराई नहीं की जाती, जो आप इतनी देर से मेरे बारे में किए जा रही हो। अगर कोई कमी थी तो आप मुझे अकेले में भी समझा सकती थी। इशिता ने कहा, अगर इतना ही सबके सामने अपनी कमी आने से डर लगता है तो गलतियां करती ही क्यों हो? क्यों मौका देती हो दूसरों के सामने बोलने का? कामनी ने बेशर्मी से कहा, बड़ी बहू, चुप रहो तुम। क्या बोले जा रही हो? घर में रिश्तेदार मौजूद हैं और तुम सबके सामने शुरू हो गई। अगर काम में मदद नहीं कर सकती हो तो कलेश भी करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप शांति से बैठ जाओ। अब की बार बुआ सास कावेरी जी बोली। कावेरी जी की बात सुनकर कामनी चुप हो गई। आखिर कावेरी जी के सामने क्या ही बोलती। वैसे भी कावेरी जी का रुतबा और औहदा दोनों ही ऐसा था कि उनके सामने कोई बोलता नहीं था। खुद ससुर मदन जी भी उनकी कोई बात नहीं टालते थे। मदन जी के 2 बेटे और एक बेटी थी। दोनों बेटे अच्छी नौकरी करते थे और दोनों बेटों का विवाह हो गया था। बड़े बेटे मनीष का विवाह कामनी के साथ और छोटे बेटे अंकुश का विवाह इशिता के साथ हुआ था। वही ननद प्राची की आज सगाई थी। बेटों की शादी के समय तो मदन जी की पत्नी थी, उन्होंने सब कुछ संभाल लिया था। लेकिन 1 साल पहले उनका देहांत हो गया, तो ऐसे में कावेरी बुआ को उन्होंने पहले ही हर काम के लिए बुला लिया था। उन्हें आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो चुका था। कावेरी बुआ मदन जी की बड़ी बहन थी। वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी थी। घर में बेटे बहू पोता पोती सब थे। बेटे बहू भी सब अच्छे थे, तो अपने मामा जी की स्थिति देखकर उनके बेटे बहू ने उन्हें आराम से 1 महीने यहाँ रुकने के लिए कह दिया। आखिर 20 दिन बाद ही प्राची की शादी थी। कावेरी बुआ भी अपनी भाभी के देहांत के बाद यहाँ आई थी, इसलिए कमर कसकर सारे काम संभाल रही थी। वो कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। पर इस 1 सप्ताह में उन्होंने एक बार जरूर नोटिस की थी कि बड़ी बहू कामनी छोटी बहू इशिता पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हुक्म चला रही थी, जैसे वो ही इशिता की सास हो। कामनी शुरू से ही कामचोर और मुंहफट थी, पर सास के डर से वो चुप तो रहती थी। जब से 1 साल पहले कामनी और इशिता की सास की मृत्यु हुई तो एक तरीके से वो आज़ाद ही हुई थी। ऊपर से आए गए लोग हमदर्दी जताते हुए उससे यही बात कहते, अब तुम घर की बड़ी बहू हो, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। इस पर सोने पर सुहागा कि ससुर जी घर के कामों के लिए तो इशिता को आवाज़ देते थे, लेकिन पैसे टकों और घर के राशन वगैरह के लिए कामनी को आवाज़ देते। बस ये देखकर अब वो खुद को ही घर की मालकिन समझने लगी। इशिता पर हुक्म चलाने लगी। जब 1-2 बार इशिता ने कहा तो मदन जी के जवाब दिया, छोटी बहू, कामनी घर की बड़ी बहू है, वो जो कहती है कर लिया करो, घर की एकता के लिए ज़रूरी है। ये सुनकर इशिता तो चुप हो गई, लेकिन कामनी की हिम्मत बढ़ गई और धीरे धीरे घर के काम की सारी जिम्मेदारी उसने इशिता पर ही डाल दी। ना सिर्फ जिम्मेदारी डाली थी, बल्कि वो तो अब उसे सुना भी देती थी। भला इशिता भी क्यों सुने? इस कारण कई बार इशिता और कामनी में टकरार तक हो जाती, लेकिन कामनी तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर बार कामनी बस एक ही बात कहती, अब ये मेरा घर है, ये मेरी जिम्मेदारी है इसके सही और गलत के बारे में सोचना, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसा करना पड़ेगा। ये सुनकर इशिता और भी चिढ़ जाती। दीदी, घर तो सबका बराबर ही है। मम्मी जी मरते समय ये आपके नाम नहीं लिख गई थी। लेकिन कामनी उल्टा बात का बतंगड़ बना देती। इशिता भी बराबर लड़ सकती थी, लेकिन
प्राची की आंखों में आंसू देखकर वो चुप हो जाती। आखिर प्राची अपने मन की हर बात इशिता से ही कहती थी। कामनी को तो उससे कुछ खास लगाव था नहीं। खैर, जब प्राची की शादी पक्की हुई तब कावेरी बुआ को मदन जी खुद उनके घर जाकर लेकर आए थे। तब उन्होंने बताया था कि घर का माहौल सही नहीं रहता, आजकल बहुओं में टकरार हो जाती है, इसलिए तुम ही आकर अब सब संभालो। कावेरी बुआ ने पहले ही दिन भाप लिया था कि कामनी अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी है। अब वो खुद को इशिता की जेठानी नहीं बल्कि सास समझने लगी है। ऊपर से प्राची ने भी कई बातें बताई जिससे उन्हें समझ आ गया कि गलती मदन जी की भी है। आज प्राची की सगाई थी। सारे प्रोग्राम के बीच कामनी इशिता पर कुछ ना कुछ ताने कस रही थी, पर काम न बिगड़ जाए इसलिए इशिता चुप रही। लेकिन जब लड़के वाले रवाना हो गए और घर में कुछ खास रिश्तेदार ही बचे, तब इशिता ने कामनी को जवाब दे ही दिया। खैर, कावेरी बुआ ने बीच में बोलकर बात को वही खत्म कर दिया। लेकिन ये देखकर मदन जी ने उनसे कहा, देखा, मैंने कहा था ना, यही सब हो रहा है हमारे घर में। दोनों बहुएं कब टकरार करने लग जाती हैं पता ही नहीं चलता। भाई, गलती सारी बहुओं की है क्या? बड़ी बहू में बिल्कुल भी बड़प्पन नहीं है, तो भला छोटी बहू कब तक सुनती रहेगी? फिर ऊपर से आप घर की एकता के लिए छोटी बहू को ही झुकने को कह रहे हो। भला ये कैसे संभव है? गलती तुम्हारी भी तो है। कावेरी बुआ ने कहा। दीदी, मेरी क्या गलती? मदन जी ने सवाल किया। जब तुमने खुद घर में देखा कि बड़ी बहू छोटी बहू पर हुक्म चला रही है और घर के कामों में उसकी मदद नहीं कर रही, तुम्हें उसी समय बड़ी बहू को रोकना चाहिए था। पर तुमने क्या कहा? छोटी बहू, घर की एकता के लिए तुम चुप रहो। छोटी बहू को सिर्फ घर के कामों के लिए बुलाया जाता है, जबकि बड़ी बहू को पैसे टको बाजार के कामों के लिए। क्यों? कहीं लिखा है कि घर की छोटी बहू ही घर के काम करेगी? घर की बहुओं में इतना भेदभाव क्यों? कावेरी बुआ ने कहा। तो मदन जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो दीदी, मैं काम करता हूँ, मैं घर के काम बराबर बांट देता हूँ, और पैसे टकों का काम भी कभी छोटी बहू कर लेगी तो कभी बड़ी बहू कर लेगी। ये सुनकर कावेरी बुआ हंसते हुए बोले, करके देख लो भाई, मुझे तो नहीं लगता कि अब ये सफल होगा, क्योंकि बड़ी बहू अब हुक्म चलाने की आदत हो गई है, आज़ाद रहने की आदत हो गई है। भला अब वो बहू की तरह क्यों काम करेगी? मतलब इलाज तो समय पर ही किया जाता है, तभी सार्थक होता है। इतना लंबा समय लेकर इलाज करोगे तो वो सफल नहीं होगा। प्राची की शादी हो जाने दें, उसके बाद दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने दो। साथ रहकर परिवार खंडित हो, उससे अलग रहकर परिवार एक साथ रहे तो बेहतर है। खैर, मदन जी को कावेरी बुआ की बात तो समझ आ गई, पर फिर भी प्राची की शादी के बाद एक बार उन्होंने घर के काम दोनों में बराबर बांटने की कोशिश की। लेकिन कामनी ने एक दो दिन तो जैसे तैसे रो धोकर काम किया, पर उसके बाद वो लड़ने लगी। घर का माहौल बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया। तो मदन जी ने दोनों को अलग अलग ही कर दिया, जबकि वो खुद इशिता के साथ ही रह रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।